हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य में जो विवाद चल रहा है, संघीय विवाद कहते हैं। देश के अंदर या न्यायपालिका तीन तरह के विवादों को सुनती है। एक विवाद होता है एक व्यक्ति में, व्यक्ति व्यक्ति में विवाद। एक होता है राज्य व्यक्तियों को परेशान करे, मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार व्यक्तियों को परेशान करे, इसको बोलते हैं राज्य और व्यक्ति के विवाद। और तीसरे तरह के विवाद होते हैं राज्य राज्य के विवाद, है ना। राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़े, या केंद्र सरकार राज्य से झगड़े, या कई राज्य मिलकर केंद्र सरकार से झगड़े, इस तरह के विवादों को बोलते हैं संघीय विवाद। संघीय विवाद। तो देश के अंदर संघीय विवाद चल रहा है, इसका समाधान क्या हो सकता है ना। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, संघीय विवाद का सॉल्यूशन जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा संघवाद होता क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है ना। फेडरलिज्म डिस्प्यूट का सॉल्यूशन जानने से पहले फेडरलिज्म संघवाद को समझना पड़ेगा। अब पहले संघवाद को मैं समझाता हूँ। संघवाद एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है, किसी देश के अंदर दो सरकारें होती हैं। एक केंद्र सेंटर की सरकार, एक राज्य लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे सरकार, दो सरकारें होंगी। और दोनों सरकारों में स्पष्ट क्लियर शक्तियों का बंटवारा हो जाता है ना। क्लियर बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर हो जाता है, जैसे कि भारत के अंदर। और वो भी विभाजन, डिवीजन कहाँ लिखा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ता है, संविधान में लिखना पड़ता है। जैसे कि केंद्र सरकार को दिए गए 100 विषय दिए गए, उन 100 विषयों पे केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। बाकी के कुछ विषय हैं, 61 विषय, वो दिए गए राज्य सरकार को, है। जैसे रेलवे होगी ना, फाइनेंस का मैटर हो गया, विदेश मैटर हो गया, ये सब केंद्र सरकार को दिए गए हैं। वही राज्य के मैटर दिए गए हैं राज्य सरकार को, 61 मैटर है। अब है ना, अगर तब भी स्पष्ट डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, संविधान में लिख दिया, इसके बाद भी अगर विवाद हो रहा है तो इसके लिए अलग से कोर्ट बनाए जाते हैं, फेडरल कोर्ट कहते हैं, संघीय न्यायालय कहते हैं, है ना। यह व्यवस्था अमेरिका में भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही है। लेकिन अमेरिका और इंडिया में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अमेरिका में स्पष्ट फेडरलिज्म है, संघवाद है। वहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिल्कुल बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग संविधान है, अलग अलग कोर्ट हैं, है ना। वहाँ पे अलग सिस्टम चलता है अमेरिका में। इंडिया में हमने क्या किया है, संघवाद का, फेडरलिज्म का कनाडाई मॉडल अपनाया है। कनाडाई मॉडल ऐसा मॉडल होता है जहाँ पर राज्य सरकारों का जो हेड प्रमुख होता है, जैसे केंद्र सरकार का हेड प्रमुख कौन है, हेड ऑफ स्टेट कौन है, राष्ट्रपति। इसी तरह राज्य का हेड ऑफ स्टेट कौन है, गवर्नर। तो इंडिया के अंदर कनाडा के मॉडल के तहत क्या होता है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार अपॉइंट करते हैं नीचे लेवल पे। जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में गवर्नर साहब को वहाँ की जनता नियुक्त करती है, बहुत पावरफुल होती है वहाँ पे गवर्नर बहुत पावरफुल होता है अमेरिका में। तो वहाँ का जिस तरह राष्ट्रपति पावरफुल है, उसी तरह गवर्नर पावरफुल है अपने राज्य में। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। ऐसा इसीलिए रखा गया क्योंकि इंडिया में बाई चांस कुछ राज्य देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम ना करें, उस चीज़ पे नज़र रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल भेजे जाते हैं। उस टाइम पे ऐसा सोचा गया, ऐसा रखा गया, ठीक है। अब जब राज्यपाल को भेजा गया तो राज्यपाल की क्या ड्यूटी है, संविधान की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना, या देश के हित में डिसीजन लेना। ना कि राज्यपाल का ये काम कभी नहीं लिखा है संविधान में, यही नहीं काम कि वह केंद्र का वो बन जाए, केंद्र का वो बन जाए, क्या कहें, एक तरह का केंद्र की तरफ से काम करने लगे, केंद्र के मन के हिसाब से काम करने लगे, केंद्र के बहकावे में आ जाए, केंद्र की कठपुतली बन जाए। ये उम्मीद नहीं की गई थी राज्यपाल से। लेकिन क्या होता है, देखा गया है, सामान्यतः इंडिया में बहुत देखा गया, हर बार ऐसा होता है कि जब केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, तो केंद्र सरकार गवर्नर के माध्यम से इंटरफेयर, हस्तक्षेप करते हैं राज्यों के मैटरों पर, हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप सामान्यतः हस्तक्षेप होते रहते हैं, लेकिन एक हस्तक्षेप में एक आर्टिकल है। क्या आर्टिकल है, जैसे कि मैं समझाता हूँ। आर्टिकल है 201 आर्टिकल। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राज्यसभा के द्वारा, नहीं सॉरी, राज्य विधानसभा के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा कोई कानून बनाए जाते हैं अपनी जनता के फेवर में। 61 सब्जेक्ट में कानून बनाते हैं। जब कानून बनाती है राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर गवर्नर क्या करता है, किसी कानून, कुछ कानूनों को क्या करता है, अपने पास रख लेता है, रिजर्व रख लेता है। अगर उसको लगता है कि राज्य सरकार ने संविधान के खिलाफ कुछ कानून बना रही है या जनता के विरोध में कानून बना रही है, तो उस कानून को गवर्नर साहब, जैसे ये गवर्नर है तमिलनाडु में, ये क्या करेंगे, इन्होंने विधानसभा में कानून पारित किया, तो इसको ये रिजर्व रख लेंगे। क्या कर देंगे, हम आरक्षित रख रहे हैं। किसके लिए रख रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए रख रहे हैं, होल्ड पे रख रहे हैं। तो ऐसा चलो एक बार हो गया, चलो फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। क्या देखा गया, तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो भी कानून बना रही थी अधिकतर, तो उनमें से लगातार 10 कानूनों को किसने रिजर्व रख लिया, गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति के लिए या केंद्र सरकार ने रिजर्व रख लिया उसकी अनुमति के लिए। जब अनुमति मिलेगी तब कानून पास माना जाएगा। तो उससे क्या हुआ, तमिलनाडु की गवर्नमेंट थोड़ा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो अब ये विवाद बढ़ रहा है केंद्र सरकार राज्य सरकार के। इसके कैसा विवाद बढ़ रहा है ये, कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, या केंद्र सरकार शक्तियों का दुरुपयोग करवा रही है, राज्य के खिलाफ करवा रही है, क्योंकि विरोधी पार्टी के इसलिए। तो इनके पास क्या ऑप्शन है, इनके पास एक ऑप्शन है कि आर्टिकल 313, आर्टिकल 131 के तहत संघीय विवाद है ये, इसके तहत ये कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, संघीय कोर्ट में। संघीय कोर्ट इंडिया में कौन है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है संघीय विवाद सुनने की। तो यह राज्य सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, और गई भी सरकार।
एक बार गई, डिसीजन नहीं हुआ होगा, लंबा खिंच गया मैटर और लंबा खिंच गया, तो तमिलनाडु के गवर्नर को या तमिलनाडु के सरकार को, वहाँ की कैबिनेट को एक सलाह दी, वहाँ के अधिवक्ता होता है अधिवक्ता, उसने सलाह दी कि आप सुप्रीम कोर्ट तो गए हो, अगर सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के तहत जाओगे तो चीज़ें लंबी खिंच रही हैं, हमें किसके तहत जाना है, हमें आर्टिकल के तहत जाना है 32 आर्टिकल। देखो एक आर्टिकल और है हमारे संविधान में, क्या आर्टिकल है, आर्टिकल 32, यह कहता है जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगा, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे अधिकार जो कोई नहीं छीन पाएगा, तो उसकी रक्षा करेगा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये दिमाग लगाया कि जो हम 10 कानून लाए थे, उन 10 कानूनों में से अधिकतर कानून कैसे हैं, जनता के मूल अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, मूल अधिकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, अधिकारों की, जनता के अधिकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कानून ऐसे हैं। उन अधिकारों को बढ़ावा देने से केंद्र सरकार रोक रही है, उनका प्रतिनिधि रोक रहा है, हमारे कानूनों को रिजर्व रख रहा है। तो इस बेस पे, इस ग्राउंड पे कि जो 10 कानून थे उनमें मूल अधिकारों की बातें छिपी हैं, जनता के अधिकार छिपे हैं, उनको कैसे रोक सकती है केंद्र सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने या संघीय न्यायालय ने इस बेस पे क्या डिसीजन दे दिया, राज्यों के फेवर में डिसीजन दे दिया। क्या फेवर दे दिया, ये कह दिया कि कोई भी गवर्नर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखे कानून को या लॉ को या विधि को ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकता। एक निश्चित टाइम बना दिया कि 1 मंथ में कुछ विषय, कुछ 6 मंथ में, कुछ 1 ईयर के अंदर जवाब देना पड़ेगा, हमेशा के लिए रिजर्व नहीं, या लंबे समय तक रिजर्व नहीं रख सकते थे। तो इससे क्या हुआ, राज्यों की तरह की जीत होगी तमिलनाडु की। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, केंद्र सरकार की हार मान लो, या केंद्र सरकार परेशान हो गई, क्योंकि एक तरह की उनकी प्लानिंग शायद फेल हो गई होगी, कह सकते हैं इनडायरेक्ट भाषा में, कि जो गवर्नर कर रहे थे इनडायरेक्ट काम वो हो नहीं पाया। तो इससे क्या हुआ, केंद्र सरकार को थोड़ा बहुत ज़्यादा आपत्ति हो गई कि हमारी पूरी प्लानिंग फेल हो रही है, हम इंटरफेयर करना चाह रहे तो उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या देखा गया, अब केंद्र सरकार के पास एक दूसरा तरीका केंद्र सरकार ने, मैं सोचा इस मैटर पे तो एक तरह का केंद्र सरकार को हार मिल गई, तमिलनाडु सरकार जीत गई है। फिर क्या हुआ, अब प्रेजेंट में एक पावर और दी गई है, किसको दी गई है, राष्ट्रपति साहब को या राष्ट्रपति मैम को एक पावर दी गई है, या केंद्र सरकार को पावर दी गई है कि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन सलाह मांग सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने किस शक्ति का प्रयोग किया, 143, ये 143 एक नई शक्ति नहीं, बहुत अच्छी शक्ति, बहुत पुरानी, कई सालों से यूज हो रही थी। स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रपति साहब इस आर्टिकल के तहत कितने क्वेश्चन पूछ चुके थे, लगभग 13-14 क्वेश्चन पूछ चुके थे 2014 तक। लेकिन पिछले 2 सालों में इसी आर्टिकल का उपयोग करते करते राष्ट्रपति साहब ने कम से कम 12-13 क्वेश्चन और पूछ डाले। 75 साल में मात्र 14 क्वेश्चन पूछे गए, अभी 2 साल में कम से कम 13-14 क्वेश्चन और पूछ डाले। तो इस शक्ति का उपयोग करके क्या पूछा गया केंद्र सरकार के द्वारा, ये पूछा गया है कि कोई राज्य सरकार केंद्र से विवाद की स्थिति में है, तब राज्य सरकार उस कंडीशन में, विवाद की कंडीशन में राज्य सरकार किस आर्टिकल के तहत आपके पास आएगी, इस आर्टिकल के तहत या इस आर्टिकल के तहत। तो सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का संविधान में स्पष्ट लिखा है इस आर्टिकल के तहत आएगी, लेकिन तमिलनाडु सरकार फिर 32 के तहत कैसे तुम्हारे पास आ गई, आ भी गई, आपने केस कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कैसे जवाब दे दिया। तो इसमें क्या हो गया, न्यायपालिका खुद थोड़ा डाउट में आ गई। अब न्यायपालिका को अब डिसीजन देना है। पहले डिसीजन जो 2 जजों ने डिसीजन दिया था, अब 5 जज की पूरी बेंच बन गई है। अब वो ये डिसाइड कर रही है कि कोई राज्य सरकार आर्टिकल 32 का उपयोग करके कैसे केंद्र में आ सकती है, या कैसे सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है, कैसे केस कर सकती है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि वो केस तो 131 के तहत चलना था, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच बना दी, 5 जजों की एक बेंच बना दी है ना, जजों की। उन्होंने अपना डिसीजन लगभग दे ही दिया है, लिफाफे में पैक है, वो शायद खुलने वाला है। ये करंट का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते, सोचो, जो चीज़ करंट में चल रही, विवाद में चल रही है, अभी विवाद में क्या चल रहा था, 131 विवाद में चल रहा है ना, ये विवाद में चल रहा है, ये विवाद में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या कोई राज्य सरकार आर्टिकल 32 के तहत जा सकती है किसी कानून की, या राज्यपाल के खिलाफ जा सकती है क्या, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें क्या कहना है, जा सकती, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देता है, जो डिसीजन देता है, उसका हमें फेवर मानना पड़ता है। सामान्यतः नहीं जाएगी, लेकिन गई है तमिलनाडु सरकार। और लेकिन किस बेस पे गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसके फेवर ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के फेवर में बात क्यों की, क्योंकि इस बेस पे किया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, मेंस में लिखने को आएगा, तो हमें इस इतने डायमेंशन में तैयार रहना। तो एक तरह का करंट का टॉपिक भी है, जुडिशरी का भी टॉपिक है, और विवादों का भी टॉपिक है। इसमें मल्टीपल डायमेंशन में क्वेश्चन बनेंगे। केंद्र राज्य के विवाद का बनेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका के विवाद के बनेंगे, मूल अधिकार 131 की कंपेयर में पूछ सकते हैं, आर्टिकल 201 का 201 का दुरुपयोग पूछ सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन बनेंगे इससे ना। थैंक यू। पूरे डायमेंशन में चीज़ों को समझना है, और हमें कैसे एग्जांपल देना, हमें किसी सरकार का नाम लेने से बचना है, लेकिन एग्जांपल हम दे सकते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट, भारत सरकार, ऐसे बोल सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है ना। थैंक यू। ओके।